अजमेर प्रेस क्लब में आज मीट द प्रेस कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने शहर की कानून व्यवस्था को लेकर पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। पुलिस अधीक्षक ने अजमेर प्रेस क्लब के मीट द प्रेस कार्यक्रम की सराहना की और कहा कि आगे भी पुलिस और प्रेस के बीच संवाद के लिए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होने चाहिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश अग्रवाल, नरेंद्र चौहान, राजेंद्र गुंजल, प्रताप संकत, अब्दुल सलाम कुरैशी, राजकुमार पारिक, नरेश रागानी, मनीष चौहान, विजय अंसराजानी, सादिक अली सहित अजमेर प्रेस क्लब के अन्य सदस्य व कई पत्रकार बंधु मौजूद रहे। साथियों, आज हमारे अजमेर प्रेस क्लब के सभागार के लिए बहुत ही अविस्मरणीय पल है, जबकि अजमेर जिले के लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने वाले एसपी साहब विकास जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुरुआत करूं, उससे पहले मैं अपने सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि वे अपने फोन को साइलेंट मोड पे कर लें, वाइब्रेट पे कर लें, दोनों भी नहीं हो सकता हो तो मैं स्विच ऑफ करूँ, और स्विच ऑफ भी नहीं हो तो फिर नीचे राजेश के पास जाके जमा करूँ। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं उस कार्यक्रम की गरिमा के लिए एक वातावरण की जरूरत है। आज डॉक्टर विकास शर्मा जी हमारे बीच हैं, IPS हैं, IPS और इंडियन नेवल की जितनी भी सर्विसेज हैं, ये कितनी कठिन परीक्षाएं होती है ये आप सब लोग भली भांति कर सकते हैं। जब IAS, IPS और IFS इन सर्विसेज में जब सिलेक्शन होता है तो मीडिया में वो चीज़ सुर्खियों में छपती है। इंटरव्यू हम लेते हैं सेलेक्ट होने वाले लोगों को, और उसको पढ़ के सेलेक्टेड कैंडिडेट्स का फोटो देख के इस देश का नौजवान आपको अपना आइकॉन मानता, आपको अपना प्रेरणा का स्रोत मानता और अपने जीवन को उसके अनुरूप ढालने की कोशिश करता है। तो ऐसे ही आइकॉन आज हमारे बीच हैं। मैं अजमेर प्रेस क्लब को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथियों, भारतीय संस्कृति में ये परंपरा रही है कि अतिथि देवो भव। आज एसपी साहब हमारे अतिथि हैं, इनका स्वागत और अभिनंदन किया जाना एक आवश्यक कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले अजमेर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा कि वे एसपी साहब को बुके भेंट करें और इनको शॉल भी ओढ़ाएं। साथियों, स्वागत और सत्कार की इस कड़ी में मैं अजमेर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह जी संकट से निवेदन करूँगा कि वे इनका माल्यार्पण करें। अजमेर प्रेस क्लब की कार्यकारिणी के सदस्य भाई राजकुमार जी पारिक से आग्रह करूँगा कि वे भी उनका माल्यार्पण करें। ब्रजेश जी शर्मा से आग्रह करूँगा कि वे भी इनका माल्यार्पण करें। अजमेर प्रेस क्लब के एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और नरेंद्र जी चौहान के सानिध्य में काम करने वाले
सम्माननीय एसपी साहब श्री विकास शर्मा जी, क्लब परिवार के सभी साथियों और अजमेर के विभिन्न मीडिया संस्थानों से पधारे हुए सभी पत्रकार साथियों, आप सभी का यहाँ तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अजमेरू प्रेस क्लब पिछले 22 साल से अजमेर में विभिन्न रचनात्मक गतिविधियां आयोजित करता रहा है। एसपी साहब की इस क्लब में जो विजिट थी बहुत लंबे समय से ड्यू चल रही है। पहले भी हमारी बातचीत हुई थी, कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि ये कार्यक्रम चलता रहा, देर आए दुरुस्त आज ये कार्यक्रम फलीभूत हो रहा है। एसपी साहब का बहुत स्वागत है। यहाँ पे 2-3 बातें मैं करूँगा, यहाँ पे बहुत अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि हम सब लोग यहाँ पर आज जिन्हें सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं, हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक समय उन्हें मिले। तो बहुत संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जब भी किसी स्थान पर कोई परिवर्तन होता है, कोई नया अधिकारी आता है या अधिकारी बदलते हैं, तो 2 फायदे होते हैं। पहले भी हम ये बात करते रहे कि उस स्थान को भी फायदा होता है और व्यक्ति को भी फायदा होता है। जो नया आने वाला अधिकारी होता है या जो उस स्थान पर पद ग्रहण करने वाला व्यक्ति होता है, उसे उस स्थान की कुछ पुरानी स्थापित परंपराओं को, कुछ व्यवस्थाओं को, वहाँ के लोगों को, वहाँ के लोगों के कुछ अच्छी आदतों को सीखने का मौका मिलता है। इसके साथ ही उस शहर को, उस स्थान को फायदा होता है कि हर अधिकारी अपने लंबे भ्रमण के बाद जो उसने लंबी अपनी यात्रा की होती है, सफलता की, उसके दौरान उसने जो जो जहाँ से सीखा होता है, उन सब चीज़ों का लाभ उस स्थान को मिलता है। तो विकास शर्मा जी भी बहुत एक डायनेमिक अधिकारी हैं, बहुत से स्थानों पर इन्होंने कार्य किया है, युवा भी हैं, लेकिन उन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और इनके कार्य करने की एक नई शैली है, उनके काम करने की प्रणाली है और उन्होंने यहाँ आते उसका परिचय भी दिया है, शहर को उसका लाभ भी मिला है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से आपने इतना कुछ सीखा है, इस शहर की भी एक खास बात ये रही है, आपने महसूस भी किया होगा आपने पिछले इन महीनों के दौरान कि अजमेर की प्रेस राजस्थान की नहीं, देश के अन्य स्थानों की प्रेस से कुछ अलग है। यहाँ की प्रेस की कुछ स्वस्थ परंपराएं हैं, यहाँ के पत्रकारों की कुछ अच्छी आदतें हैं, जिनकी चर्चा सिर्फ राजस्थान में नहीं पूरे देश में हो। बहुत सी अच्छी बातें हैं, बहुत सी सकारात्मक बातें हैं, जिसकी चर्चा देश के अन्य मीडिया जल्दी करते हैं। आपने भी महसूस किया होगा, थोड़ी बहुत छोटी मोटी अच्छाई बुराई हर स्थान पर होती है, लेकिन बहुतायत के आधार पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी परंपराएं हैं और ये अजमेरू प्रेस क्लब इन्हीं स्वस्थ परंपराओं, पत्रकारों की इसी अच्छी संस्कृति का प्रतिनिधि है। चूंकि अजमेर की प्रेस का प्रेस क्लब है, इसलिए शुरू से ही इस प्रेस क्लब की कुछ स्वस्थ परंपराएं रही है, कुछ अच्छी आदतें रही है, बहुत सारी ऐसी बातें जिनकी वजह से जो दुर्भाग्यवश देश में मीडिया की एक नकारात्मक पहचान बन चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ विकास जी कि अजमेर का जो अजमेरू प्रेस क्लब है, इन्होंने जानबूझकर मतलब एक एजेंडा के तौर पर उन सब बातों से परहेज करने का संकल्प ले रखा है और यहाँ का जो संविधान है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उन सब चीज़ों को यहाँ पर पूरी तरह से निषिद्ध रखा हुआ है और सिर्फ यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम होते हैं, रचनात्मक कार्यक्रम होते हैं, बौद्धिक विकास के कार्यक्रम होते हैं। पत्रकार और जो सृजन धर्मी लोग हैं, एक जानकारी आपको ये भी देना चाहता हूँ कि जो अजमेर का ये प्रेस क्लब है, इसमें सिर्फ पत्रकार ही सदस्य नहीं है, इसमें कई रचनाकार, कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी और समाज के लिए चिंतन करने वाले प्रबुद्ध लोग भी इसके सदस्य हैं। वो संबद्ध और आमंत्रित सदस्यों के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है और रचनात्मक बातें होती हैं, समाज से सरोकार बना रहता है और वो सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए बहुआयामी इंद्रधनुषी गतिविधियाँ यहाँ पर 12 महीने होती रहती है, जिनमें बौद्धिक विकास की चर्चाओं से लेकर शहर के विकास की चर्चाएँ होती है, गीत संगीत के कार्यक्रम होते हैं, साहित्य पर चर्चा होती है, कई समाज के लिए जो जरूरी मुद्दे होते हैं उन पर यहाँ पर बौद्धिक गोष्ठियाँ भी आयोजित होती है और पत्रकारों को एक आचार संहिता का ज्ञान देने के लिए उनको अपनी जिम्मेदारियों का भान कराने के बारे में भी यहाँ पर निरंतर एक सतत व्यवहार के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम चलता रहता है। आपको जानकर खुशी होगी कि यही सारे नतीजे पिछले लंबे अरसे के दौरान
अजमेर की प्रेस ने जो निरंतर प्रयास किए हैं उसी का परिणाम है कि यहाँ की जो संस्कृति बनी है पत्रकारिता की, वो आप निश्चित रूप से आप जहाँ भी जाएंगे याद करेंगे। मैं आज अधिक समय नहीं लूँगा, आप सब लोगों का एक बार यहाँ पुनः स्वागत करते हुए एसपी साहब को भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपने कीमती समय में से समय निकाला, यहाँ पधारे। अभी कुछ ही देर में यहाँ सवाल जवाब का सिलसिला आरंभ होगा। मेरा निवेदन है कि जिस तरह से हम पूर्व में इस प्रेस क्लब के मीट द प्रेस कार्यक्रमों के नियमों का, मर्यादा का हम पालन करते रहे, आज भी हम उसी के अनुरूप सवालों का जवाब करें। आपको सब जानकारी दी जा चुकी कि हम कोई लंबी बहस न करें, सवाल पूछें, उसको लंबा न खींचें और जो भी उत्तर दें उसको एक सकारात्मक रूप में ग्रहण करें। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल। एसपी साहब, अभी क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल ने जो इस क्लब की परंपराएं और जो एक खूबियाँ बताई, उन्हीं बातों में एक मैं कड़ी और जोड़ना चाहता हूँ कि इस प्रेस क्लब की गरिमा आपको उससे थोड़ा अंदाजा लगेगा कि इस अजय मेरू प्रेस क्लब में एक मानस सदस्य बनाने की भी परंपरा है। हम कुछ समाज के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों को मानस सदस्य बनाए। उनमें सबसे पहले मानस सदस्य राजस्थान के राज्यपाल अंशुमान सिंह जी इस क्लब के मानस सदस्य रहे हैं। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत इस क्लब के मानस सदस्य रहे हैं। और मानस सदस्यों की एक लंबी फहरिस्त है कि मैं जो दो नाम आपको रेखांकित करना चाहता हूँ। एक, इस देश को दो बड़े कानून देने वाली, एक सूचना का अधिकार और एक महात्मा गांधी लड़ाई, ये दोनों कानून देने वाली श्रीमती अरुणा रॉय हमारे क्लब के मानस सदस्य। और एक और शख्सियत का मैं नाम आपको बताना चाहूँगा कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश जी सत्यार्थी, वो भी हमारे क्लब के मानस सदस्य हैं। अजमेर की लोकल पुलिस भी कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन के तहत चाइल्ड फ्रेंडली थानों का वो जो स्थापना का जो प्रयास कर रहे हैं वो आपकी जानकारी में होगा। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे अजय मेरू प्रेस क्लब में हम डेली एक्टिविटी होती है और हम प्रत्येक सदस्य का जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी वो यहाँ सेलिब्रेट करते हैं। आज बहुत अत्यंत हर्ष का विषय है कि जो व्यक्ति आपको रोजाना आपके क्राइम की खबरें देते हैं, धर्मेंद्र के प्रजापति भास्कर जी, आज उनकी मैरिज एनिवर्सरी है, लेकिन चूँकि वो हवन के घर में कार्यक्रम हो रहा है, हवन हो रहा है, इसलिए वो आज उपस्थित नहीं हो पाए हैं। लेकिन यदि वो आज उपस्थित होते तो उनकी मैरिज एनिवर्सरी आपके सामने बनती। एक और बात है वो ये कि संडे को क्लब की गतिविधियाँ लगभग नहीं होती हैं, तो संडे को जिनका मैरिज एनिवर्सरी या जन्मदिन या होता है तो वो अगले दिन मनाते हैं। आज मंडे है और कल हमारे क्लब के जो सदस्य हैं जिनकी मैरिज एनिवर्सरी थी वो उनमें हैं हमारे क्लब के कोषाध्यक्ष भाई ब्रजेश जी शर्मा। मैं ब्रजेश जी शर्मा को आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि वे आएँ और उनका माल्यार्पण एसपी साहब से ही करवाऊँगा मैं आज, ताकि उनको एक विवाह की एक और इसमें थोड़ी बात करना चाहूँगा कि हमारे जो नए साथी हैं वो उनसे कई बार सवाल करते हैं कि मीट द प्रेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क है। तो हम खेल में उनको समझा देते हैं कि मीट द प्रेस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या फ़र्क है। प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर एसपी साहब बुलाते हैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कहलाती है और हम बुलाते हैं तो मीट द प्रेस है। तो ये सब चीज़ खेल में हमारे नए साथियों को हम लोग समझा देते हैं, जो कि हम इनको पत्रकारिता का कोर्स पढ़ाते के दौरान नहीं समझा सकते। तो मैं अब इस मूल कार्यक्रम में आने के लिए सवाल और जवाब एसपी साहब आज बहुत फुर्सत में आए हैं। मैं सोचता हूँ कि जाने की जल्दी नहीं होगी, आप जब तक सवालों का दौर खत्म नहीं होगा। मैं अजय मेरू प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष भाई प्रताप सिंह जी शंकर से आग्रह करूँगा कि वे आएँ और इस सवाल जवाब की इस श्रृंखला को प्रारंभ करें। सवाल जवाबों की शुरुआत करते हैं उससे शुरुआत करते हैं उससे पहले
हमारे एलिवेल प्रेस क्लब ने एक प्रॉपर डाल रखी है कि मीट द प्रेस कार्यक्रम बहुत गरिमापूर्ण तरीके से हो जाए। इसके लिए हम सवाल पहले आमंत्रित करें और यहाँ से हम हमारे साथी का नाम पुकारते हैं और हमारे साथी को सवाल करते हैं ताकि एक मर्यादा कायम रहे और भविष्य में भी एसपी साहब दोबारा आ सके, ऐसे हालात, ऐसी गुंजाइश हम रखना चाहते हैं। मैं सबसे पहले एसपी साहब से ही आग्रह करूँगा कि वे अपनी ओर से कोई बात कहना चाहें। सबसे पहले आप अजय वैली प्रेस क्लब के सभी सम्मानित सदस्य, सेक्रेटरी, प्रेस के साथ पुलिस का रिश्ता हमेशा से ही रहा है और मैं इसे अच्छा ही मानता हूँ क्योंकि आप लोगों के बिना बहुत सारी चीज़ें हमारी जो है वो पहुँच नहीं सकती पब्लिक तक। और ये एक अलग फोरम पे हम मिल रहे हैं और बहुत अच्छा, पहले जैसे पूर्व वक्ता जी ने बताया था कि आज आपने हमें बुलाया है तो आज आप हमसे सवाल जवाब करेंगे। और जहाँ तक इस प्रोग्राम की जो थीम है, मेरे ख्याल से बहुत सारी मिसकंसेप्शंस या चीज़ें हम भी क्लियर कर पाएंगे और इसको हम और एक मूर्त रूप दे सकते हैं जब भी कोई ऐसी इवेंट या फंक्शन हो। और चूँकि ये समय बहुत अपॉर्चुनेट भी मुझे लगता है कि इस समय जिस तरह का माहौल राजस्थान में चल रहा है, तो जो एक मंशा हम लोगों की है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में, वो आप लोगों तक पहुंच सकती है, आप लोगों के मार्फत लोगों तक पहुंच सकती है क्योंकि आप लोगों की वॉइस है। वहीं से आप लोगों के मार्फत ही और आप लोगों के थ्रू ही जो जन भावना है वो हम तक और हमारी भावना हम तक पहुँचती है। तो आप मीडियम है जो इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं लोगों को। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे टाइम पे ये हुआ है कि आज मुझे समय मिला है आने का और आप लोगों से इंटरेक्ट करने का और इस तरह की जो अभी करंट क्लाइमेट इन्वायरमेंट में हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और हमारी क्या तैयारियां हैं और उस पर आप लोगों के क्या विचार, उस बारे में बात करने का मौका मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा आई होप और बढ़िया चीज़ें कोई ना कोई इससे कंस्ट्रक्टिव आप और हम मिलकर समाधान निकाल पाएंगे चीज़ें। थैंक यू। सभी साथियों से एक बार फिर आग्रह है कि सवाल करें, कोई राय व्यक्त ना करें। ज़्यादातर साथी लोग इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि हमारा जो मूल सवाल है उस सवाल पर केंद्रित है और जो एसपी साहब जवाब देते वो ही फाइनल है। बहस में हमें नहीं पड़ना। मैं शुरुआत करता हूँ मनीष सिंह चौहान। नमस्कार सर। सर, शहर के प्रमुख थानों के अंदर शुमार है माइक पास करो। क्लॉक टावर और अलमगीर थाने। दोनों ही थाने लंबे समय से CIP को से चल रहे हैं, इसको लेकर क्या कार्रवाई है? देखिए, दोनों थानों पे अभी रिसेंटली 10-15 दिन पहले चेंजेस हुए हैं और उन लोगों को रेंज से बाहर भेजा गया है। इस समय बहुत, जैसा आपसे मैंने आपको पहले बताया, इस समय जो माहौल है ये कंटिन्यूटी का माहौल है। इस समय हम नए प्रयोग नहीं कर सकते, तो इसीलिए और कुछ हमने PHQ से रिक्वेस्ट भी किए कि हमें नए ऑफिसर्स भेजें। तो आपने भी देखा होगा रिसेंटली पिछले 1-2 महीने से जो इन्वायरमेंट है लॉ एंड ऑर्डर का काफ़ी बिजी रहा, इसीलिए ऐसे माहौल में कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है। तो हम चेंजेस करें और नए आदमी को किसी भी जगह पर भेजेंगे तो उसको एडवर्टाइज होने में टाइम लगता है। तो वो समय एक बार निकल जाने के बाद जरूर मॉडल पोस्टिंग होंगी डेफिनेटली, इसमें तो कोई बात नहीं। थैंक यू। श्री गिरीश दादी। नमस्ते सर। सर, पिछले 5 सालों में जिले की आबादी बढ़ी है, उस हिसाब से पुलिस की नौकरी पूरी है सर। आप क्या ये महसूस करते हैं कि जिले में और भी थाने खोले जाए, कानून व्यवस्था बनी? देखिए, नफरी की समस्या पुलिस में हमेशा से रही है। मैं जब बहुत जूनियर लेवल पे था तब से और अभी भी मैंने यही पाया है कि क्योंकि समाज की एक्सपेक्टेशंस टाइम के साथ बढ़ती जाती है, तो ये चैलेंज हमेशा पुलिस के लिए है। तो इसके लिए टाइम टू टाइम चेंजेस हुए, जैसे अभी मसूदा सर्कल एक नए अपने जिले में खुला है, तो
ये प्रक्रिया डेफिनेटली पीछे चलती रहती है, इसमें समय लगता है क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे पूरे राजस्थान को उनको टैकल करके चलना होता है। और कुछ नए थानों का प्रपोजल हमारे पास भेजा गया है जो नेक्स्ट बजट में गवर्नमेंट सेंक्शन होगा। बट ये एक सतत जो रिसोर्सेज है और जो काम हमारे को करना है उसके बीच में हमेशा का कॉन्फ्लिक्ट रहता ही रहता है। उसको एक बैलेंस बना के ही हम काम कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से भी सोशल मीडिया का प्रचार है, उस कारण से भी पुलिस का काम बहुत बड़ा है। समय के साथ इन चीज़ों को डेवलप होते और ये डेवलपमेंट बहुत फास्ट आई है, तो इसके साथ कैचअप करते हुए हम लोग चल रहे हैं। हमने अपनी यूनिट्स इस तरह की बनाई है जो एक काम करें। और जैसे आपने भी देखा होगा पिछले बजट में भी साइबर क्राइम के थाने पूरे जिले में, पूरे राजस्थान में प्रत्येक जिले में हुए। तो वो एक प्रयास ही है कि कोई जो नई चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे साथ, जो नई इश्यूज आ रहे हैं उनको हम कैसे डील करें। अतुल सिंह। नमस्ते सर। साइबर क्राइम अभी पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज है और प्रतिदिन इसके मुकदमे भी दर्ज हो रहे हैं। पुलिस के पास इसे रोकने की क्या व्यवस्था है, नियंत्रण की क्या व्यवस्था है? देखिए, ये ग्लोबल क्राइम है, तो ये यहाँ बैठ के मैं नाइजीरिया में भी क्राइम कर सकता हूँ, वाइस वर्सा भी है। तो ये क्राइम के प्रिवेंशन से बेटर उसको डिटेक्शन ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि जोग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके क्राइम हो सकता है। चाइना का आदमी बैठ के इंडिया में क्राइम कर सकता है। तो इसीलिए इसमें तो पहले चीज़ है सतर्कता और अवेयरनेस। आप सब यहाँ है तो एक बार जरूर आपके मार्फत कुछ बताना चाहूँगा लोगों तक कि आप कोई भी कभी भी किसी भी तरह की कोई भी आपसे ट्रांजैक्शन की बात हो तो अपना OTP या आपका बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर कोई भी किसी भी तरह शेयर नहीं कीजिए, क्योंकि कोई भी सरकारी एजेंसी को नहीं मांगती है। या अगर आपसे आपका कोई कहीं बैंक प्राइवेट बैंक में भी खाता है तो वो बैंक भी आपसे आपका आधार या फिर आपका मोबाइल नंबर या OTP नहीं मांगते। तो वो सबसे पहला काम है, क्योंकि इसका स्केल इतना ज़्यादा है तो उसको इजीली कंट्रोल करना संभव नहीं। हर आदमी कहीं ना कहीं से अफेक्टेड होता है और किसी न किसी फॉर्म में अफेक्टेड होता है, क्योंकि सिर्फ एक पैसे निकालना इसका वो नहीं, एक्सटॉर्शन करना, आइडेंटिटी फ्रॉड करना, बहुत सारे इसके टाइप्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट काम तो अवेयरनेस है। हम खुद अवेयर होंगे कि ये हमारे लिए सेफ्टी की बात है तो हम कर पाएंगे। तो अपना बैंक अकाउंट नंबर, पासवर्ड या आपका OTP, ऐसा आधार नंबर जिससे आपका बैंक खाता या किसी तरह की आपकी आइडेंटिटी लिंक है, फेसबुक का आपका नाम, इस पर आप किसी को डिस्क्लोज करें और अननोन आदमी को उस पर कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं जोड़ें। तो ये बात तो अवेयरनेस की है, जो सब लोग अगर करेंगे तो एक बहुत बड़ा डेटरेंट रहेगा। सेकेंड है इनको डिटेक्शन की बात। तो इसमें भी कुछ इश्यूज रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फिर ही बात कर सकते हैं। बहुत सारे जैसे कुछ रोड साइड वेंडर्स, उन सब के IDs यूज करके बैंक अकाउंट्स बनाना या मोबाइल नंबर्स लेने की प्रैक्टिस रही है, जो अभी साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन उसके सामने है। तो कई बार हम डेड एंड में पहुँचते हैं कि जिस आदमी के पास हम गए उसको ये पता ही नहीं कि उसने किसको अपना सिम लिया, उसने ID दी है जिससे उसने सिम ले ली। तो जब डिटेक्शन की बात आती है तो यहाँ पे टैलेंट मिलता है और अदरवाइज इस पर एक्शन करके बैंक अकाउंट इन्वेस्टिगेशन हम करके निकाल सकते हैं। तो जो इसका सबसे बड़ा डेटरेंस है वो अवेयरनेस ही है, और अवेयरनेस हम सबके बीच में जरूरी है। क्रेडिट कार्ड फ्रॉड वगैरह जो भी है उसमें हम अगर सेफ रहेंगे तो बच सकते हैं। सैयद साजिद अली। नमस्ते सर। मेरा सवाल सर ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर है। ट्रैफिक व्यवस्था की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है सर। एलिवेटेड रोड का जो निर्माण चल रहा है, कई बार वहाँ जाम की स्थिति बन जाती है। वैकल्पिक मार्ग जो निकाले हैं वहाँ अवैध वेंडर हजारों की तादाद में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई पुख्ता कार्रवाई क्यों नहीं करती पुलिस? देखिए, जब ऐसा इश्यू है ना, वो एक साइड से डील कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी एक साइड से डील नहीं हो सकता। हमें उन वेंडर्स की भी सोच के चलनी है जो डेली बेसिस पे वो बेसिकली रोज का ठेला लगा के रोज की कमाई करते हैं। तो हम उसके डायरेक्शन से भी सोचेंगे, हम जो लोग ट्रैफिक के उससे निकल रहे हैं उनकी डायरेक्शन से भी सोचेंगे और एक मार्केटिंग के पर्सपेक्टिव से भी सोच के काम करेंगे। इसमें जब भी कोई भी नई ऐसी चीज़ होती है इसका एक शॉर्ट टर्म लैग पीरियड होता है और
लॉन्ग टर्म में वो आपको फायदा देने वाली होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ समस्याएं डेफिनेटली आती है, क्योंकि सिस्टम को बिल्ड करना है, जो बिल्ड करने का टाइम है उस टाइम पे हमारे को जो प्रॉब्लम्स आएंगी उनको हमें फेस करना पड़ेगा, क्योंकि रोड की एक लेंथ है, उस लेंथ से ज़्यादा वो हो नहीं सकता है, और उस लेंथ पे अगर हम कंस्ट्रक्शन का काम करें तो थोड़ी सी ये समस्या तो आएगी ही आएगी, और इसे एक्सेप्ट करना होगा इस सोच के साथ कि बाद में साल भर बाद हमारे लिए बहुत फायदा रहेगा इससे। आपको दिल्ली का एग्जाम्पल बताता हूँ। एक समय था जब कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले दिल्ली में तकरीबन हर जगह ऐसा था कि कंस्ट्रक्शन और रोड जाम की समस्या बनी हुई है, और दिल्ली से गुड़गांव जाने में आपको जो 30 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो 8 लेन का रोड है, वहाँ पे आपको 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। पर जैसे ही वो कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ और ये स्मूथ हुई, उसके बाद से ये सब चीज़ें होना बंद होगी और लोगों को एडिक्वेट पार्किंग स्पेस भी मिलेगी, लोगों को व्हीकल्स की फास्ट मूवमेंट की जरूरत होगी। तो ये डेवलपमेंट के साइड इफेक्ट्स हैं जो कि कुछ समय के लिए हमें फेस करने पड़ रहे हैं। उनको हम बेस्ट किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि जिस समय शहर बसे हैं और जिस समय यहाँ पे आके बसना शुरू हो तो उस समय इन चीज़ों की शायद परिकल्पना नहीं, और बहुत सारी जगह आप देखेंगे गलियाँ इतनी है जहाँ पे सिर्फ 1 या 2 बाइक ही निकल पाते हैं, गाड़ियाँ नहीं निकल सकती। तो उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट से बेस्ट समाधान हम कर सकते हैं और जिससे कि रीजनेबली इस ट्रैफिक मूवमेंट को चैनलाइज कर सकें, वो हमारा टारगेट रहता है। और चूंकि जो वेंडर्स हैं उनको भी कहीं ना कहीं खड़े रहने की जगह चाहिए, तो वो भी ऐसी जगह पे होंगे जहाँ पे लोग उनके पास आ सकें। अदरवाइज वो अगर खुद की आमदनी नहीं कर पाएंगे तो इस जगह पर उनको भेजने का फायदा देंगे। तो जब तक हम तीनों डायरेक्शन से सोच के काम नहीं करेंगे तब तक इस समस्या को बेटर हल नहीं दे सकते, क्योंकि एक स्वीपिंग तौर पे वेंडर्स को भी हटाना अच्छा काम है। तो इसीलिए जब सब लोग सब एस्पेक्ट से देखे हम जो डिसाइड कर पाते हैं और उसके बेसिस पे जितना स्टाफ हमारा अवेलेबल है वो लगा के हम अपना बेस्ट प्रयास करने की कोशिश करें। अखिलेश नमस्ते सर, मेरा प्रश्न अपराधियों को लेकर है। जिला पुलिस ने पिछले 3 माह में कितने अपराधियों को रजिस्ट्रेशन घोषित किया है और क्या इस प्रक्रिया से अपराधों पर नियंत्रण हुआ है? इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल साइड भी जाऊँगा। देखिए, अपराध और अपराधी ये है तभी पुलिस का एग्जिस्टेंस का मतलब है। तो अपराध के वे भी तरीके भी समय के साथ चेंज होते रहते हैं। जैसे पहले आप आज साइबर क्राइम की बात करते हैं जो 20 साल पहले अपराध नहीं था, हो सकता है 20 साल बाद सोशल मीडिया या अभी आने वाली रिन्यूएबल एनर्जी है उसके पे अपराध हो। तो अपराध समय के साथ बदलता रहता है और अपराधी भी समय के साथ बदलते रहते हैं। वो भी पहले छोटी गाड़ियाँ यूज़ करते थे, आज बड़ी गाड़ियाँ यूज़ करते हैं। तो ये एक समय की प्रक्रिया है और पुलिस और अपराधियों के बीच में कैट एंड माउस का गेम हमेशा चलता है। जो भी हमारे मीन्स है, चाहे वो हिस्ट्री शीट बोलने का एक तरीका है या लोगों के ऊपर प्रिवेंटिव एक्शन का कोई तरीका है, तो वो हम अपनाते रहते हैं। एंड अभी मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है लास्ट 2 महीने में कितनी हमने शीट्स खोली है, लेकिन ये जितने भी हमारे वेज एंड मीन्स हैं, चाहे वो प्रिवेंटिव एक्शन के हैं, चाहे वो मुकदमा में अरेस्ट के हैं, चाहे वो हिस्ट्री शीट को के निगरानी करने के हैं या सर्वेलेंस करने के हैं, वो हम यूज़ करते रहते हैं। और चैलेंजेस बड़े हैं क्योंकि अपराध का टाइप भी चेंज हो रहा है और जो रेगुलर अपराध भी हैं वो लोग भी काफ़ी अभी इसमें अलर्ट हो गए। लेकिन 2 चीज़ें हमें बहुत मदद करती हैं इस पूरे सिनेरियो के अंदर। सबसे पहले तो है CCTV कैमरों का है। तो अभी अपराधों को खोलने में CCTV कैमरों का बहुत हमें फ़ायदा मिल रहा है और जितने ज़्यादा CCTV कैमरेज कम से कम जैसे 5-7 दिन के बैकअप के साथ लगाए जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे अपराधों को क्रैक करने में मदद मिलेगी। तो रिसेंटली जितने भी अपराध हुए हैं पिछले 1.5-2 साल से मैं देख रहा हूँ, उसमें हमारे अभयकुमार सेंटर के कैमरों का या जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने या दुकानदारों ने या अपने घरों पे जिसने CCTV कैमरे लगाए उनसे केसेस को क्रैक करने में बहुत हेल्प मिलती है। सेकेंड टेक्निकल हेल्प है हमारे पास जो सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया में हम लोग बहुत कई बार जैसे कोई फुटेज मिलती है, कोई डिटेल्स किसी के बारे में मिलती है तो हम उसका सोशल मीडिया पर प्रसार करते हैं और जितना आप लोग उसको क्योंकि आप लोगों के बीच बहुत सारे ग्रुप्स तक हैं सोशल मीडिया पे, तो अगर आप लोग भी उनका प्रसार करेंगे तो उन तक या उनको पहचानने में
हमें मदद मिलेगी। धन्यवाद। विजय कुमार हंसराज। सर नमस्ते। सर पुलिस स्पीक अप एक्ट कितना कारगर साबित हुआ है? अब तक इस पर कितनी शिकायतें मिली है और कितने मंचरों को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है? जैसे पुलिस के सोशल मीडिया के इनिशिएटिव्स है, उसका एक पार्ट भी एक स्पीकअप ऐप है, मतलब लोगों तक पहुंचने का एक और जरिया है। इस पर भी हमारे पास 5000 से ऊपर ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं और सभी शिकायतों का एक्शन हुआ है। कुछ शिकायतें तो ट्रिवियल नेचर की हैं कि यहाँ से बाइक्स बहुत तेज जाती हैं तो वहाँ पे ट्रैफिक स्टाफ को या पुलिस के थाने की चीफ से गश्त से कंट्रोल। कुछ एक जगह पे ऐसी शिकायतें मिली है जहाँ पे हमें केसेस भी रजिस्टर करने का मौका मिला है, वहाँ पे हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। तो ये जैसे बहुत सारे तरीके हैं पुलिस की जनता से जुड़ने के, उस तरह उसमें एक प्रयास भी करता है, उसके थ्रू कार्रवाई हो रही है। सर ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल कॉलेज की छात्राओं को डाउनलोड करवाया गया है? देखिए हमारा एक स्पीकर बक्स पूरे 4 जिलों में खुला है स्टेज के, और जहाँ जहाँ भी हम गए वहाँ पे सब लोगों ने मोटिवेट किया है, बताया भी है, उत्तर नाटक के मार्फत भी बताया कि कैसे इसका इस्तेमाल हो सकता है और इसको डाउनलोड करवाया है। प्रोग्राम की शुरुआत ही हमने जो किशनगढ़ में गर्ल्स कॉलेज है वहीं से की, तो वहाँ भी सभी लड़कियों को इस ऐप को डाउनलोड करवाया। धन्यवाद। राजकुमार पारी। और उसको सूचना केंद्र के सामने से मोड़ रखा मैं एक्सीडेंट करता हूँ। देखिए जहाँ ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक तो ओवरऑल ट्रैफिक मैनेजमेंट को ध्यान में करवाई जाती है। बहुत सारी जगह कई बार ऐसा भी होता है कि कोई किसी सड़क पे जैसे काम चल रहा है या कुछ किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है या किसी कारण से कुछ पैचवर्क की कमी रहने के कारण तो कई बार वहाँ पे बैरिकेड्स लगते हैं। अभी ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैं इंडिविजुअली देख के बता पाऊँगा। ये जरूर मुझे याद है कि रीजनल तेराई से शायद लेफ्ट जाते हैं तो उसके लेफ्ट के मूवमेंट को इसलिए शायद सामने और इधर डबल मूवमेंट होगी इसलिए आपसे शायद ब्लॉक करने का रोका गया या टेम्परेरी कभी रोका होगा किसी वजह से। और बीच में तो रोड को आधी कई जगह तो पुलिस चौकी के आगे तो मूवमेंट को स्लो करने के लिए हम लोग करते हैं। उसका तो एक पर्टिकुलर रीजन ये होता है कि कई बार व्हीकल मूवमेंट इतनी फास्ट होती है कि हमें रोकने का समय नहीं मिल पाता। तो कोई ऐसे पॉइंट्स जहाँ पे सिटी से एग्जिट बहुत ईजी है या जिससे आदमी बच के भाग सकता है, ऐसे पॉइंट्स पे जनरली बैरिकेड सब लगाता है जिससे वो मूवमेंट वहाँ से स्लो होकर ही निकले ताकि कोई बदमाश एकदम से निकल नहीं पाए। अगर जैसे कोई बैरियर यहाँ पे है, इससे पीछे 4 गाड़ी लगी हुई है, बदमाश को है वो 5वीं गाड़ी उसकी रहेगी तो पीछे रुकेगा, तो हमें समय मिलेगा उसको कंट्रोल, तो उसको ऑपरेशनल पॉइंट से भी लगते हैं। एक सवाल मैं कर रहा हूँ, बातें बनाने समय की अभय कमांड सेंटर को लेकर के मेरा सवाल है कि सर्विलांस के इसके महत्वपूर्ण काम अभी भी बड़े पैमाने पर शहर में अभय कमांड सेंटर से बहुत से इलाके जुड़े हुए हैं। ये काम इतना देरी से क्यों हो रहा है? ये फेजेस में है। टोटल 1200 कैंप में लगने का अभी प्रावधान है, जो पोजीशन जो आगे बढ़ती और बढ़ेगा, जैसे शहर बढ़ेगा तो ये व्यवस्था बढ़ती जाएगी। वो भी फेज 1 में 351 कैमरेज लगे हैं, फेज 2 में 265 लगने हैं, जिसके लिए भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। तो धीरे धीरे ये सभी पूरे शहर को हर पॉइंट को कवर करने का इसका प्लान है और ये जैसे जैसे फेज कंप्लीट होते जाएंगे क्योंकि इसमें केबलिंग बहुत बड़ा काम होती है, फाइबर केबलिंग बहुत समय लगता है, कैमरे इंस्टॉल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फाइबर केबलिंग करना और उसको बैक एंड में डिस्प्ले देना ये बहुत बड़े मेजर काम रहते हैं, मेजर बजट इसमें लगता है।
इसलिए अलग अलग फेज गवर्नमेंट के बनाए हुए, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे नहीं है। तो प्रत्येक फेज में काम चल रहा है और नेक्स्ट फेज 3 जो होगा तो बचे हुए एरिया को कवर करेंगे। इस तरह करके पूरे शहर को कवर कर धीरे धीरे तैयार है। वचन सिंह जी रावत। नमस्ते सर। सर मेरा प्रश्न है कि सोशल मीडिया पे भड़काऊ संदेश और पोस्ट डालने वालों पर पुलिस की क्या पर्याप्त निगरानी है और जिले में अभी तक ऐसे लोगों के खिलाफ कितनी कार्रवाई पुलिस ने की है? ये सोशल मीडिया एक नई डेमोक्रेसी है, इसमें हर कोई अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकता है। वो अपने विचार को जैसे भी है, चाहे वो ठीक है या गलत है, वो व्यक्त कर सकता है। और ये जैसे सर्वर्स भी इनके यहाँ पे ना होते, अलग अलग देशों में व्हाट्सएप का सर्वर यूएस में, तो आपका उस पर भी कंट्रोल नहीं। इसीलिए ये एक ऐसा स्फीयर है जो अभी सिर्फ निगरानी में रखा जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता। जब तक इनके सर्वर्स इंडिया में नहीं होंगे तब तक आप कुछ फिल्टर्स नहीं लगा सकते। तो वो एक स्थिति है जिससे डील करना होगा। ये ग्राउंड लेवल की सच्चाई है इसके अंदर। और सोशल मीडिया से हमारे एक्टिव रहती है, जो भी इस तरह के कमेंट्स करते हैं, जैसे अभी बहुत सारे केसेस में उन लोगों को पाबंद भी करवाया है और उन लोगों के खिलाफ केसेस भी रजिस्टर किए हैं जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। तो ये एक सख्त प्रक्रिया है और चूंकि एक ऐसा स्फीयर है जो किसी के कंट्रोल में नहीं है। इवन उसको बूस्ट कर लिया वेबसाइट्स जैसे व्हाट्सएप को या फेसबुक को, वो भी ये क्लेम करते हैं कि हम यूजर के कंटेंट के लिए जिम्मेदार हैं, यूजर जो लिख रहा है उसके लिए यूजर जिम्मेदार है। इसीलिए ये चीज़ इस तरह लगती है कि इसके ऊपर कोई भी कुछ भी लिख सकता है, बोल सकता है, पहुंच सकता है। और हमारा तो प्रयास ये रहता है कि उसके बाद जो भी एक्शन ले हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, या फिर जो सोशल मीडिया के सेंटिमेंट्स हैं उनको एनालिसिस करके कोई आगे अगर उस पर काम कर सकता है, कोई माहौल बिगाड़ने का काम कर सकता है, तो उसके ऊपर काम करें। ये रेलिवेंट आज के टाइम पे इसलिए भी है क्योंकि जिस तरह का अभी वारदात की स्थिति चल रही है और जिस तरह का अभी राजस्थान में 3-4 जगह पे इंसिडेंट्स हुए, उसके लिए जरूरी है कि सोशल मीडिया पे जो मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारे फेक मैसेजेस कहीं किसी और की घटना को जोड़ के और उसको प्रसारित करना कि ये जोधपुर में हुआ है, करौली में हुआ। आपको करौली का एग्जाम्पल बताता हूँ कि हैदराबाद की किसी घटना को जोड़ के उसको करौली की घटना बता के और उसको वायरल करने का प्रयास किया। तो आप सब लोग बैठे हैं जो फैक्ट चेक कर सकते हैं इस चीज़ को कि एक्चुअली हुआ है कि नहीं हुआ है, या आप सब लोग हमसे पूछ सकते हैं कि इस घटना का जो वीडियो चल रहा है कि वास्तव में इस घटना का है या किसी और घटना का। तो बजाय कि एकदम उसको जो सोशल मीडिया में आया उसको एकदम प्रसारित करते हैं, और जब प्रेस एक बार उसको प्रसारित करती है तो उसके ऊपर एक मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है, सही हो गया। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई वीडियो ऐसा आए जो किसी घटना से संबंधित हो, आप सब लोग करते भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी एक दो वीडियोस जो चले उसके बारे में आप सभी के साथ उनसे पूछा कि वो सही है गलत है। जो सही है उसके बारे में हमने बताया। जहाँ वीडियो फेक है तो उसको हम एक फेक न्यूज़ को प्रसारित करने से बच सकते हैं अगर हम उसके प्रति अलर्ट हों पहले से। और एज मीडिया और एज पुलिस ये हमारी दोनों की जिम्मेदारी है कि ऐसी फेक न्यूज़ को प्रसारित होने से हम या उसके प्रसारण के हम पार्ट ना करें। तो मेरी आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपके पास ऐसी कोई भी चीज़ आती है तो एक बार हमसे वेरीफाई कर लें या प्रशासन से वेरीफाई कर लें, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कहीं और की घटना को कहीं पे जोड़ के और चला दिया जाता है। अपने अजमेर में ही जस्ट उसके बाद में और शायद रामनवमी से पहले पुराने किसी वीडियो को एडिट करके उसको ये बता के कि अभी ये गंगा में ऐसा ऐसा चल रहा है और उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करके एक फर्जी वीडियो, मतलब एक पार्ट एक वीडियो का काटा, एक पार्ट दूसरे वीडियो का काटा और इन दोनों को ज्वाइन करके और यहाँ सोशल मीडिया पे प्रसारित करते हैं। तो इस तरह की काफ़ी गतिविधियाँ सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, जिसपे हो सकता है कि यहाँ पर हम डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि किसी के अंदर क्या चल रहा है, कोई कहाँ पे बैठ के इस चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट कर रहा है, हैदराबाद में बैठ के कर रहा है या कोई USA में बैठ के करके वो वायरल कर सकते हैं। तो बेटर यही है कि आपके और हमारे लेवल पर उसका वेरिफिकेशन हो और यदि वो घटना सही है तो सही चलाई जाए और फेक है तो फेक चलाई जाए। आने के लिए डॉक्टर रसिका
संचालन के ऊपर प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, बुक का प्रकाशन हो रहा है, क्या वो बुक आम जन तक पहुंची है? क्योंकि वहाँ सबसे ज्यादा पीड़ित आम जन होता है, तो क्या वो आम जन तक को भी भेजी गई है? जो आदर्श पुलिस थाना संचालन की प्रणाली है, ये इंटरनल हमारे डिपार्टमेंट का डॉक्यूमेंट है, इसलिए इसका आमदन से डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं। इसमें जो काम है वो हमारे इंटरनल जो स्वागत दर्शक है, जहाँ इंटरफेस है हमारा पब्लिक से, उसके लिए अलग से SOP बनाई गई है, जो भी हमारे इंटरनल डॉक्यूमेंट है। और जो आदर्श थाने के लिए नॉर्म्स निर्धारित किए गए हैं, वो हमारे रिकॉर्ड की कैसे मेंटेनेंस की जाए, हमारे क्राइम के ऊपर क्या कैटेगरी किया जाए, माल खाने के ऊपर कैसे किया जाए, वो आदर्श थाना हमारा इंटरनल प्रोसेस है, जिससे कि थाने की जो इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको अच्छा किया जा सके एंड फाइनली वो पब्लिक को हेल्प करने में उसका पब्लिक को फायदा मिले। तो डायरेक्टली पब्लिक से इसका रिलेशन नहीं है, इसलिए पब्लिसाइज नहीं की गई है। जो इसकी SOP जो आप बता रहे जरूर, और उसमें क्राइम और नए सर्कुलर इन सबका भी समावेश किया गया है, जो इंटरनल हमारे कंजम्पशन में हमारे लिए। थैंक यू। आनंद शर्मा। सर, अजमेर में एक तो शहरी क्षेत्रों में यातायात व्यवस्था सही नहीं, दरगाह बाजार, नाला बाजार, मदार गेट और नया बाजार, आगरा गेट, चूड़ी बाजार, पुरानी मंडी, यहाँ पर व्यापारियों के एक तो अतिक्रमण जाता है, दूसरा ये कि बीच में अगर कोई टैक्सी या टेम्पो खड़ा हो जाए तो यातायात लंबे समय तक रुका रहता है। इसकी व्यवस्था क्या है आगे आप बताएं। देखिए, जहाँ अतिक्रमण का सवाल है वहाँ पे हमारी और नगर निगम की, क्योंकि अतिक्रमण डिसाइड कौन करने का ये एजेंसी नगर निगम है, तो उनके सहयोग से हमने बीच में अभियान भी चलाया था, जस्ट अभी 15 दिन हुए हैं। पर अगेन वही बात है कि इसमें भी कंस्ट्रेंट आपके पास स्पेस का है फाइनल, कि बहुत कंजेस्टेड जगह है जहाँ पे जितने भी आपने नाम लिए आप खुद ही बताएंगे इसको कि ये शायद उन एरियाज में से है जहाँ पे रोड लेंथ कम है और इंक्रोचमेंट अगर है तो उसके कारण वो और रोड लेंथ कम हो जाता है। और ये हर एक बड़े शहर की समस्या है। आप जयपुर में जाएंगे वहाँ पे भी आपको जो पूरा भीतरी शहर है वहाँ ये समस्या मिलेगी, दिल्ली के अंदर भी आपको पुराने दिल्ली में साइंस का समस्या मिलेगी। तो इस समस्या का समाधान कुछ तो माइंडसेट है, पार्किंग एरियाज नए डेवलप करना है, जैसे अपने पार्किंग बनने सूचना केंद्र के पास और एक शुरू भी हुई है रेलवे स्टेशन के पास, जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाए, तो वहाँ पार्क करके अगर हम थोड़ा सा चलेंगे तो उससे भी हेल्प मिल सकती है। मेरा ये मानना है कि हर सिचुएशन, हर समस्या का समाधान सरकार के लेवल से ना मिलके हमें सिटीजन्स को और सरकार की जो भी एजेंसी है उस पर्टिकुलर समस्या के साथ में उनको मिलकर निकालना चाहिए। उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें काम करने वाले सिटीजन्स की, क्योंकि ये संभव है कि हम रोड थोड़े, जैसे दिल्ली का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि प्लेटफॉर्म बहुत चौड़े हैं, लेकिन वहाँ पे नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने ज़्यादा है पर पर्सन, उसके कारण रोड एरिया को कम लगता है। रोड डेंसिटी बढ़ गई है, लेकिन नंबर ऑफ व्हीकल्स भी नंबर बढ़ने के कारण आपका जो एग्जिस्टिंग लोड था उससे डबल ट्रिपल लोड हो, तो उसको एकदम से सरकार के लेवल पर भी क्लियर करना, फिर वो आपको एलिवेटेड रोड्स बनाना, फ्लाईओवर्स बनाना, उसका समय लगता है। तो मिल के जब काम होगा इसके लिए तो इस समस्या का हम बेटर समाधान निकाल पाएंगे। मनीष। सर नमस्कार। क्राइम, ट्रैफिक और सारी बातें हो गई, पिछले दिनों जो आप हालात बता रहे हैं वो भी हालात आपने मेंटेन किए। जिस तरह से मैं क्राइम रिपोर्टिंग कर रहा हूँ तो पिछले लगातार तो ये खुलने से आप लाते कहाँ से सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, हमारे साथ सभी सारे सवाल पूछते हैं, खुलने से आते इसके लिए क्या कोई विशेष? आप हमारे डिपार्टमेंट से हैं तो थोड़ी सी तो आपसे एक्सपेक्टेड है, क्योंकि ये तो जॉब का पार्ट है और ये मेरा व्यक्तिगत कोई मुद्दा नहीं है। सीट की जिस सीट पर मैं बैठा हूँ उस सीट की समस्या है और उसको उस सीट के हिसाब से सॉल्व करना चाहिए, और इस एस्पेक्ट से कि हम इसमें जो भी बेस्ट कर सकते हैं वो बेस्ट करना चाहिए। इसीलिए जरूरी है कि इस चीज़ को ये लेके नहीं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कोई इसमें जुड़ जाऊँ, जिससे कि मैं अपने व्यक्तिगत हितों को इसमें जोड़ दूँ, वो नहीं होगा तो अपने आप काम ठीक हो जाएगा।
आप लोगों से मुझे हमेशा सपोर्ट मिला। डेफिनेटली जैसे का बताया गया था कि अजमेर की जो मीडिया है वो बाकी सब जगह से डिफरेंट है, एंड इट इज़ रियली ट्रू। कॉस्मोपॉलिटन नेचर है यहाँ पे मीडिया का, जहाँ पे लोग जो एक डेवलप्ड सोसाइटी की तरह बात करते हैं उस तरह की बातें हैं। यहाँ पे हमें शिकायतें ऐसे भी मिलती हैं कि मुझे हमारे पड़ोसी कुत्ते से शिकायत हो रही है, या कहीं ऐसी शिकायतें मिल रही कि यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है लोगों का, जो कि डेवलप्ड सोसाइटी में इस तरह की शिकायतें होती हैं। मैंने राजस्थान के कई शहरों में काम किया है जहाँ पे अजमेर के मुकाबले कब एडवांस लोग हैं या डेवलपमेंट, तो वहाँ पे लोगों की अभी सोच उस तरीके की नहीं है जैसी अजमेर की है, और उस कारण से अजमेर की मीडिया की भी सोच बहुत परिवर्तन और डेवलपमेंट साइड की है। तो उस कारण से बहुत हेल्प मिलती है कि आपके सामने इश्यूज ऐसे आते हैं जिसको कि आपको लॉजिकली टैकल करना है, ना कि उसके पीछे कोई वेस्टेड मोटिव है, वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो बहुत सारे शहरों में मीडिया के साथ हमें ये शिकायत भी रहती है, और बड़े बड़े शहरों में भी रहती है, जहाँ पे वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण भी मीडिया काम करती है। वैसे शिकायत अजमेर की नहीं है, ना ही पहले रही है। तो इसी कॉपरेशन के साथ मिलकर हमें भी काम करना ईजी होगा। आप लोगों के थ्रू हमें बताना भी ईजी हो जाता है आपको, क्योंकि वो चीज़ समझना। थैंक यू। अभी जी नमस्कार सर, मेरा सवाल कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। आपने जिक्र किया था कि पिछला 1.5-2 महीना लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से बहुत ज़्यादा बिजी रहा है। किन हालातों में, किन परिस्थितियों में बिजी रहा है सबको मालूम है। गवर्नमेंट टेंशन की बात मिले, जो CLG ग्रुप होते हैं हर थाना स्तर पर, जो CLG ग्रुप का गठन हुआ है, बहुत पहले से गठन हुआ है, मैं उनकी प्रासंगिकता मौजूदा समय में जो प्रैक्टिस लगातार बढ़ रही है, क्या प्रासंगिकता आप समझते हैं? क्या थाना स्तर पर वाकई में CLG ग्रुप के साथ कुछ तरह का संवाद हो रहा है, या उसमें कुछ और सुधार की आवश्यकता आपको महसूस होती है? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि इस समय सुधार की उसमें आवश्यकता है और उसको एक्सपेंड किए जाने की जरूरत है। जैसे मैंने पहले कहा कि समय के साथ कुछ व्यवस्थाओं में और बदलाव हमें लाना चाहिए। तो एक ये व्यवस्था है जो बहुत ज़रूरी है और जिसका स्कोप बढ़ाने की ज़रूरत है। हमें और इसको एक्सपैंड करके और लोगों तक अपने रीच को पहुंचाने की ज़रूरत है। उसी से जैसे आज बहुत सारी बातें आपको मेरे से बात करने से क्लियर होगी, ऐसे ही CLG ग्रुप में जैसे हमारे पास 50 लोग होंगे किसी एक जगह के पर्टिकुलर एक मोहल्ले के, उनसे जब हम बात करेंगे तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें हमारे बारे में क्लियर होंगी, हमें उनके बारे में कुछ चीज़ें पता चलेगी। तो जो एक कोऑपरेटिव नेचर ऑफ वर्क वो हो पाएगा और प्रासंगिक है CLG, और इसी ये वे फॉरवर्ड भी है। इसी को और इम्प्रूव करना, बड़ा करना और इसको एक ऐसे स्वरूप में डालना जिससे कि पब्लिक और पुलिस के बीच में कोई गैप नहीं हो और संवाद बहुत फ्रीली किया जा सके। क्योंकि अगर बात करेंगे तो समाधान लेंगे, किसी की कोई ग्रीवेंस होगी, जैसे आज ही आप लोगों से 2-3 चीज़ें मुझे मिली, आपने जैसे बताया था और आपने बताया यहाँ ट्रैफिक की समस्या है, तो उसमें हम और कुछ बढ़ के काम कर सकते हैं। तो एक समस्या का समाधान या बात करने से हो सकता है। तो CLG ग्रुप उसी एक सोच का हिस्सा है और उसी सोच को आगे बढ़ाने का है और एक्सपैंड करने का है। हम लोगों ने भी कुछ प्लान किया है जो भी प्लानिंग स्टेज में है और होपफुली अगर हम कर पाएंगे तो हम और ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करने की, हर पुलिस वाले को कम से कम कुछ लोगों से 30, 40, 50, 60, 100 लोगों से उसका डायरेक्ट 1-to-1 कॉन्टैक्ट हो। तो जो हमारी 3000 की फोर्स है, यदि वो 1000 लोगों से जुड़ेगी तो वो 3 लाख लोगों तक, 30 लाखों तक पहुँच सकती है। तो ये सोच है, लेकिन हाँ उसमें वही बात है, फिर एक सपोर्ट हमें आपकी तरफ से भी चाहिए सामने से कि हम आपके पास आए हैं तो आप हमें समस्या के साथ साथ उनके समाधान में भी मदद कीजिए। कहीं पे हो सकता है कि आपको पार्किंग अगर हम दें उसमें आपको थोड़ा सा पैदल चलते जाना या थोड़ी इनकन्वीनियंस, तो इस व्यवस्था का सम्मान करें क्योंकि वो सबको मिला के चलने वाली व्यवस्था ही है। तो यदि इंडिविजुअल को थोड़ा बहुत उसमें नुकसान होता है तो वो उसका भी समाधान करने की कोशिश हम कर सकते हैं। पर यदि कोई ऐसा लेवल है जहाँ पे एक इंडिविजुअल को कुछ डेफिनेट समस्या झेलनी पड़े तो उसमें हमारा साथ है। थैंक यू। शरद शर्मा। क्या आप ये समझते हैं कि अजमेर का जो ट्रैफिक है वो नागरिकों और आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अच्छी तरह चल रहा है? और अगर आपके कोई प्लान है आगे उसको और सुचारू बनाने के और उसको और
पब्लिक के फेवर में करने के, तो उसके बारे में जानकारी। इसमें पहला काम हमें खुद को करना है। जैसे अगर हेलमेट मुझे पहनना है तो वो मुझे मेरी प्रोटेक्शन के लिए पहनना है, पुलिस से बचने या चालान से बचने के लिए नहीं पहनना। यदि सिर्फ मेरा है तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं उसको प्रोटेक्ट करूँगा, ताकि इसलिए कि मुझे इसके लिए कोई फाइन देना होगा या इसके लिए मुझे कोई प्रिवेंटिव एक्शन कोई करना। मेरी सोच तो ये है कि अगर मैं रोड पे निकल रहा हूँ और मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो मैंने ही सीट बेल्ट बांधी हो कि मेरी प्रोटेक्शन है, क्योंकि एक्सीडेंट बाय नेचर ही वर्ड ऐसा है कि जो ऐसे अकरेंस है तो आप इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो किसी के साथ भी हो सकता है। तो ट्रैफिक लॉज का इम्प्लीमेंटेशन, इसमें दो पार्ट है, एक ट्रैफिक है, एक एनफोर्समेंट है। तो मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट, तो जहाँ तक एनफोर्समेंट की बात है, एनफोर्समेंट सिर्फ इस पर्पज से बनाई गई है कि उसमें आपको समझाया जाए कि ये सब चीज़ें आपके फायदे में। गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात नहीं करना, या हेलमेट पहनना, या सीट बेल्ट लगाना, या एक पर्टिकुलर स्पीड लिमिट से ज़्यादा व्हीकल को नहीं चलाना, लेन अदरवाइज चेंज नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके खुद के बेनिफिट के लिए, इससे आप एक्सीडेंट से बच सकते हैं और आपको इससे फ़ायदा मिल सकता है आपके लिए। इसलिए इनको किया जाए तो मेरे ख्याल से खुद ही किया जाए तो ज़्यादा अच्छा। एक उस समाज को बनाने की कोशिश करें जहाँ पुलिस को इन चीज़ों के लिए चालान करना ही नहीं पड़े। तो उसके बाद फिर आती है बात मैनेजमेंट। उसमें काफ़ी जगह ट्रैफिक डाइवर्जन्स की बात है, चाहे वो स्टाफ के प्लेसमेंट की बात है, तो वो वर्क इन प्रोग्रेस है। चूँकि नफरी, जैसे मैंने आपको बताया, रिसोर्सेज के अवेलेबिलिटी और जो डिमांड है पब्लिक, उसके बीच में गैप हमेशा रहता है, जो है आज की डेट में भी हम लोग पूरे लोग पोस्ट नहीं कर पा रहे हैं और रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है और उतना रिक्रूटमेंट हो गए, ट्रेन हो गया, लोगों को आने में समय लगता है, तो कुछ समय की वो समस्या रहेंगी। अभी जैसे 400 की नफरी है, अभी हम 200 के आसपास कर पा रहे हैं और इतने लोग हमारे ट्रेनिंग में, तो जब वो ट्रेन होके आएंगे उनका प्रोबेशन पीरियड खत्म होगा, फिर हम उनको थानों पर भेज पाएंगे, तो वो एक गैप हमेशा मेंटेन रहेगा। इस दौरान नए लोग रिटायर होने वाले हैं, तो इस गैप को बेस्ट कैसे फिल कर सकते हैं उसकी कोशिश ही करते रहते हैं। और डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा है पब्लिक की, उसको पूरा नहीं मीट कर पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयासरत हैं कि जो भी बेस्ट हम कर सकते हैं उसके लिए हम करें। जहाँ तक बात रही फर्स्ट पार्ट की, एनफोर्समेंट की, तो आप लोगों के मार्फत मैं सभी से अपील करता हूँ, हर व्यक्ति से, कि ये कानून आपके लिए है, आपकी सेफ्टी के लिए, तो उसका पालना करना आपके ही इंटरेस्ट में है, आपके ही फायदे में। इसलिए ना करें कि इसमें पुलिस कोई चालान करेगी, तो इसलिए करें अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ के सोचेंगे तो समझ में आएगा कि हेलमेट पहनने से मेरा ही फायदा है, किसी और का फायदा नहीं। तो ये चीज़ें आपके मार्फत अगर पहुँचेगी और इस फॉर्म में पहुँचेगी कि ये कानून या ट्रैफिक एनफोर्समेंट आपके फायदे के लिए, तो मेरे ख्याल से लोगों ने इसका प्रयास किया। थैंक यू। कोई और साथी सवाल करना चाहते हैं? हाँ, राजेश सर नमस्कार, मैं भिलवाड़ा भी था और यहाँ भी हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि तकरीबन जितने भी अपने पुलिस थाने हैं, सर्कल इंस्पेक्टर हैं या अधीक्षक हैं, अपराध तकरीबन जो आकस्मिक अपराध है, इनके अलावा जो आयोजन जो वेल प्लान्ड होते हैं, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सब उनकी नॉलेज में होता है। पुलिस चाहे तो उन अपराधियों को जो भी ये कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जो इतनी घटनाएं हुई हैं राजस्थान में, अन्य जगह भी, ऐसा मुझे लगता है कि शायद पुलिस थोड़ा बहुत इस पर तवज्जो पे ध्यान दे, होता ही है। मैं समझता हूँ हर एरिया का कौन अपराधी है, किस तरह का आदमी है, ये CLG की बैठक और सब में जानकारियाँ पुलिस को होती है। इसके संदर्भ में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जो प्लान आयोजन है उसमें व्यवस्था रहती है और कई बार हम इस चीज़ को एनालाइज करने में ज़्यादा समय लगाते हैं कि किस वजह से घटना हुई, बजाय कि आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी जगह है जो पुलिस की वजह से घटनाएं टलती भी, जिसका कोई ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं लोग।
कई बार किसी ट्रैफिक कांस्टेबल की मौजूदगी से ही कुछ घटनाएं होने से रुक जाती हैं जो हमें कभी पता नहीं लगता, क्योंकि अपराधी तो हर रोज अपना प्रयास करता है। अगर वो लूट डकैती करने की कोई कोशिश कर रहा है तो वो रोज अपना प्रयास कर रहा है। और यही वो कैट एंड माउस गेम है, कभी कभी वो सफल हो जाते हैं, कभी कभी नहीं हो पाते। जहाँ तक इनकी प्रिपरेशन की बात है तो हर चीज़ कोई नई चीज़ को एक जन्म देती है, हर एक नई लर्निंग को जन्म देती है। जैसे डीजे के प्रयोग के ऊपर एक नई लर्निंग हमारे को इस घटनाओं से मिली है कि उस पर हम किस तरह के गाने बज रहे हैं, किस तरह की भावनाओं को भड़काने के काम हो रहे हैं, उस पर क्या काउंटर रिएक्शन आ रहा है, तो वो इन घटनाओं से हमारे को मदद मिली है। और उसके बाद से इनको फॉलो करने से काफ़ी कंट्रोल करने में हेल्प भी मिली है। और जो पहले बताई गई थी, जैसे उन्होंने कहा था कि CLG और ये कॉस्मेटिक ना होके इनका और प्रसार बढ़ाया जाना जरूरी है और लोगों तक पहुंचना जरूरी है। इस बात को लेके वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारी जगह पुलिस को ये देखा जाता है कि पुलिस हमारी प्रोटेक्टर है, तो उस फीलिंग को लाने के लिए पुलिस को भी लोगों तक जाना होगा और लोगों तक को भी इस पुलिस तक आना होगा। और स्वागत कक्ष उसमें एक प्रयास है ताकि लोगों को ये लगे कि भाई हम पब्लिक फ्रेंडली पुलिस की तरफ बढ़े। एंड ये एक लेगेसी है बहुत लंबे टाइम से जो चली आ रही थी, उसको धीरे धीरे बदलाव की कोशिश हो रही है। और 10 साल पहले जब मैं सर्विस में आया था और आज जो मैं पुलिस को देखता हूँ उसमें भी बदलाव आया है, पॉजिटिव चेंज आया है। और यही प्रोसेस चलता रहेगा तो मे बी और फास्ट चलेगा, जल्दी चलेगा और लोग फोर्स भी करेंगे पुलिस को बदलने के लिए, तो जल्दी ही पुलिस में और बदलाव भी दिखेंगे और ऐसी घटनाओं में और जल्दी कुछ पा सकेगा। समाप्त करते हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ क्लब के पास राजीव जी को। ये तो सवाल मेरे पास भी आए हैं, मैं एक्चुअली कल आ था। तो एक तो मैं हमारे सभागार में एक ऐसे व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने अपने जर्नलिज्म का करियर क्राइम रिपोर्टिंग से किया और वो भी राजस्थान पत्रिका और राजस्थान पत्रिका की पूरी सर्विस करके और रिटायर होकर वापस हमारे अजमेर शहर आ गए हैं। तो मैं आमंत्रित करता हूँ भाई अब्दुल मोहम्मद शर्मा को कि वे अपना क्राइम रिपोर्टिंग से जुड़ा हुआ कुछ सवाल लाइन हाजिर शब्द काम ना आता है, लाइन हाजिर कर दिया किसी तो लाइन हाजिर का पुलिस एक्ट में कोई प्रावधान है या मीडिया एक्ट में वो है, इसमें कोई सजा का प्रावधान है या मामले को ठंडा करने का है। दूसरा एक ये है कि पुलिस अधिकारियों के किस स्तर तक चल अचल संपत्ति के बारे में, डिक्लेरेशन के बारे में कोई प्रावधान किए हैं या कितने की हो गई है, कितने की नहीं हो गई, ये उसमें भ्रष्टाचार के आरोप रखते रहते हैं। प्लीज पहला जो सवाल है वो तो मतलब जो ये टर्म है लाइन हाजिर करना, ये तो एक कॉमन पार्लेंस में आ गई है। इसका मुख्य मतलब होता है कि आप किसी को पुलिस लाइन में पोस्टिंग दे दें या और टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो नीचे वाला बटन, टेक्निकल भाषा में कहेंगे तो APO जिसको किया जाता है, वेटिंग पोस्टिंग जिसको रखा जाता है, तो वो लाइन हाजिर बेसिकली होता है, यानी कि जिसको कि कोई पोस्टिंग फील्ड में नहीं दी गई वो एक रिजर्व फोर्स के रूप में इसको जैसे भी इस्तेमाल करना होगा बाद में इस्तेमाल करना। तो ये तो इस पहले प्रश्न का जवाब है। बाकी दूसरा जो चल संपत्ति होती है वो हर एक व्यक्ति की जो एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरी जाती है उसके साथ लगाई जाती है और उसके वेरिफिकेशन का भी यदि कहीं शक होता है तो उसके वेरिफिकेशन का भी किया जाता है। लेकिन कुछ कानून की समस्याएं और कुछ पेचीदगियाँ ऐसी हैं कि इस बात को बॉडी को बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ पुलिस में नहीं समाज के हर स्फीयर में लागू होती है, चाहे वो सरकार का पार्ट है चाहे वो आम नागरिक है। जो संपत्ति का विश्लेषण वैल्यूएशन इस तरह की चीज़ों के ऊपर हमें और काम करने की ज़रूरत है जिससे हम सही चीज़ पे पहुँच पाए कि एक्स आदमी की संपत्ति कितनी है, क्या है, क्या उसकी वैल्यूएशन है। तो ये भी वर्क एक टॉपिक है, मुझे भी लगता है कि धीरे धीरे जैसे जैसे सिविल सोसाइटी और एक्टिवेट होगी तो इस चीज़ को और बेटर करना होगा।
एसपी साहब, एक दो सवाल मेरी भी करने की इच्छा है, और क्योंकि मैं इस क्लब का जनरल सेक्रेटरी हूँ तो प्रिविलेज है कि मैं दो या तीन सवाल भी कर लूँ। हालांकि मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कम से कम सवाल करूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि आज जिस तरह से अपराधियों के पास आधुनिक हथियार हैं, आधुनिक फास्ट तेज रफ्तार से चलने वाली गाड़ियाँ हैं, फॉर्चूनर गाड़ियाँ हैं, उसके देखते हुए क्या आप करते हैं कि राजस्थान की पुलिस उन सब का मुकाबला करने के लिए वेल इक्विप्ड है, और अगर नहीं है तो उसमें आपकी क्या सरकार से गुजारिश है? मैं कल ही अपनी फैमिली में एक पॉइंट डिस्कस कर रहा था गाड़ियों के बारे में, क्योंकि बात चल रही थी तो वहीं से मैं भी कंटिन्यू करता हूँ। जब मैंने सर्विस में ज्वाइन किया था तो हमारे पास थानों पर पुरानी व्हीकल्स होते थे, और एक थाने में एक गाड़ी हो जाए तो ठीक है, तो कई थानों पे मोटरसाइकिल्स भी होते हैं। और इसी 10 साल के पीरियड में हम इस स्टेज पे आए हैं कि शहरी पुलिसिंग में आज हम थाने की गाड़ी के अलावा उसको 1 या 2 गाड़ी और एक्स्ट्रा दे पा रहे हैं, जिससे कि वो पुलिसिंग और बेटर कर पा रहे हैं। जयपुर शहर में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक थाने के साथ एक टायर हंड्रेड के साथ चेतक जुड़ी हुई थी, और अभी इस बजट में ही 500 नए व्हीकल्स यानी 500 थाने के लिए एक और एक्स्ट्रा व्हीकल जो है वो आपको मिलेगा। तो ये प्रोसेस एक्सेलेरेट हुआ है, फास्ट हुआ है, नो डाउट। जितनी स्पीड है उससे कम है, लेकिन इस दिशा में काम शुरू हो चुका है और डेवलपमेंट जरूर आएगी इस चीज़ के ऊपर। आप कुछ समय के बाद देखेंगे तो जैसे हम राजस्थान में ऑन एन एवरेज 990 मतलब 1000 थाने आप पाने, इसी बजट में प्रत्येक थाने को एक एक्स्ट्रा गाड़ी मिल रही है, और प्रॉब्लम नेक्स्ट बजट में बाकी बचे थानों को भी कवर कर लिया। तो इस डायरेक्शन में काम हो रहा है और जल्दी इसका पॉजिटिव रिजल्ट्स होगा। एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ये कहा था कि आप लोग जो सेलेक्ट होते हैं IAS में या IPS में, तो हम लोग आपको एक सोसाइटी का आइकॉन मानते हैं। अजमेर में ये हमारे जो लोग साथी हैं जिन्होंने क्राइम रिपोर्टिंग की है उनको बहुत करीब से जानकारी है, मुझे भी जानकारी है कि पुलिस का जो रोल है उस पुलिस के रोल में अपराधियों की रोकथाम करना है। लेकिन कई बार हम मीडिया के अंदर ये खबरें छापते हैं कि क्राइम थाने में हो रहा है, मर्डर थाने में हो रहा है, रेप थाने में हो रहा है, बच्चों के साथ की थाना में हो रही है। तो ऐसी स्थिति में मतलब जिस एसपी के साथ बैठ के हम चाय पिया करते थे, जब उनको ट्रैक किया जाता है तो उनके खिलाफ जब जो खबर छापते हैं हमें बड़ी पीड़ा होती है। तो ये जब इस तरह की जो खबरें आपके डिपार्टमेंट में आप लोग देखते हैं तो आपकी जो टीम है वो इसको किस नजरिए से देखती है? देखिए, पहले तो मैं इसका जवाब इस तरीके से दूंगा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में चाहे कोई भी हो उसमें ब्लैक शीप्स होते हैं, और डिपार्टमेंट का इंटरनल विजिलेंस काम करता रहता है। बहुत बार चीज़ें हमारी नज़र में आती हैं, उन पर एक्शन हो जाता है, कई बार तो मीडिया तक आती नहीं, कई बार नहीं भी। पर हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हैं जिनका अगर देखा जाए तो पुलिस के मूल काम से उनका कोई इरादा नहीं है, और उन लोगों के खिलाफ एक्शन होना जरूरी है। लेकिन एक डेमोक्रेटिक सेटअप में उसकी एक प्रक्रिया बनी हुई है, और कभी कभी उस प्रक्रिया को फॉलो करने के कारण लगता है कि पुलिस उन पर एक्शन नहीं लेती। पर मेरा फिर भी ये मानना है कि मेजॉरिटी जो हमारा स्टाफ है वो इन सब चीज़ों से दूर है और व्यवस्था बनाने का काम कर रहा है, तभी हम एक फेयर गवर्नमेंट में रह पा रहे हैं। और अभी भी राजस्थान पुलिस बहुत सारे स्टेट्स की पुलिस के मुकाबले एक अच्छी पुलिस फोर्स है। और ये सिर्फ एक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मैं इस पुलिस का पार्ट में इसको इंटरव्यू में, यदि आप इसका NCRB का डेटा या फिर एक पूरे जनरल फीलिंग की बात करेंगे तो ये हमारे साथी निगरानी नहीं करते हैं। डेफिनेटली जिन लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और जो लोग ऐसा काम करते हैं वो लोग पनिश भी होने चाहिए, उन लोगों के खिलाफ आपको भी लिखना चाहिए, उन लोगों को गर्दन को उठाकर हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, क्योंकि उनका पुलिस मेडल काम नहीं है और ऐसा कोई काम करता है तो वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और फिर मैं यही कहूँगा कि ऐसे कुछ लोग ही हैं
वो पुलिस की ओवरऑल छवि नहीं बना सकते। यही पुलिस डेली आपके साथ खड़ी होती है, जितना वो मैक्सिमम काम कर सकती है उसको करने की कोशिश करती है। रोड पे भी आपके साथ रहेगी, जुलूस में भी है, किसी क्राइम के डिटेक्शन में रात भर भी बैठे रहते हैं, कई रात सोते नहीं हैं। और कब अभी ऐसा कुछ माहौल अगर हो जाता है जहाँ लॉ एंड ऑर्डर की लगातार समस्याएं चलती हैं, तो एक चीज़ को निपटा के दूसरी चीज़ में बढ़ते हैं। तो बहुत सारे लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, सिर्फ हम कुछ सिलेक्टेड 15-20% लोगों के कारण पुलिस की छवि को ये नहीं माने कि सारी पुलिस ऐसी है। बहुत लोग ऐसे हैं जो बहुत डेडिकेटेड तरीके से, बहुत सारे लोगों को मैं भी नहीं जानता हूँ इसमें हमारी पुलिस में पूरा 100% दे रही है। हमारे कॉन्स्टेबल्स में खड़े होंगे तो सुबह से लेकर शाम तक खड़े होंगे, हो सकता है कई बार खाना भी नहीं मिलता है या बिस्किट या ऐसा ड्राई चीज़ें खा के वो अपना काम चलाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमारे तक आप तक कई बार आते नहीं। तो इसका एक पॉजिटिव साइड भी ये मानते हुए कि हाँ, इसमें जो गलत लोग हैं हमारे, उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, उनको आप लोग भी सामने लाए और हम लोग भी सामने लाए। और फिर जो अच्छी बात है हम उसके ऊपर भी कॉन्सेंट्रेट करें कि हाँ, लोग मेहनत भी कर रहे हैं। थैंक यू एसपी साहब। साथियों, ये क्लब के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश जी अग्रवाल ने शुरू में कहा था कि एसपी साहब से इस न्यूज़ एड्रेस के लिए पहले भी बात हुई थी, लेकिन कोई कारणवश नहीं हो पाई। ये बिल्कुल आपसे हमारी ये मिलना जुलना, बिल्कुल मैं इसको इस रूप में देखता हूँ, प्रेमी और प्रेमिका की डेटिंग की बात होती है ना, तो फर्स्ट डेट, आज आपकी हमारी एक फर्स्ट डेट है। फर्स्ट डेट इम्पॉर्टेंट है, हम चाहते हैं आपसे इस साथ अधिक से अधिक समय मिला है, लेकिन आपकी भी सीमाएँ हैं, हमारी भी सीमाएँ हैं, मीडिया पर्सन की भी सीमाएँ हैं। वो अलग इशू है। तो हमारी इच्छा ये है कि आप कुछ समय बाद, 6 महीने बाद एक बार फिर विजिट करें और फिर हमारे साथियों को भी बड़ी छूट दे दिया जाए तो एक आदमी 4-5 सवाल कर लेगा, लेकिन हमने पाबंद नहीं की है, लेकिन एक आदमी एक सवाल किया। तो अब मैं इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहता हूँ। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मुझे जिम्मेदारी दी गई है आपको स्मृति चिन्ह देने की। हाँ, ये प्रोग्राम पहले रखा गया, लेकिन कुछ आकस्मिक कारणों के कारण मैं नहीं आ पाया और मुझे लगता है कि वो मेरा दुर्भाग्य ही था। पहले मैं आता तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें और अच्छी मैं आगे कर पाता। और जहाँ तक बात है, हम इस वर्दी से बाहर एक इंसान के रूप में भी देखिएगा, हम वही सोच, वही चीज़ें रखते हैं जो एक आम व्यक्ति रखता है। और जहाँ तक जॉब की बात है, जॉब कहाँ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, जितने भी आप इंटरेक्ट करेंगे सीनियर लेवल पे, जो भी मिलेंगे आपको डीएसपीज या अब, उनकी सबकी इंटेंशन यही रहती है कि हम किसी तरह से हम पुलिस को राइट डायरेक्शन में फोकस करके चलाने की कोशिश करें। और इस तरह के फोरम्स ये मौका है जहाँ पर ये बात आप लोगों की बात तक आप तक पहुँच सकती है। तो बहुत अच्छा है कि आप सब लोगों ने मुझे इसमें इन्वाइट किया है और मुझे लग रहा है कि मुझे पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ काम की व्यवस्थाओं के कारण मैं नहीं आ पाया, तो वो भी मुझे देखना चाहिए था, कोई टाइम निकालना चाहिए। और 6 महीने की कोशिश करते हैं कि इसको हम कुछ और फॉर्म में किसी और तरीके से भी कर पाए और लोगों से मिल पाए, या एक इनफॉर्मल गैदरिंग भी हम कुछ सिविलियंस को इकट्ठे करके कर सकते हैं। क्योंकि आज ही मुझे किसी अधिकारी ने कहा था कि बात करेंगे तो बात करेंगे, तो बात करने का मौका कहीं और भी मिले, किसी और फोरम की किसी और तरीके से मिले, तो वो भी मेरे लिए बड़ा सौभाग्य की बात होगी। और आज के लिए मैं आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोगों ने बुलाया और जो एक संवाद हुआ हमारे बीच में, कुछ न कुछ आपसे सीखा है मैंने, कुछ मुझसे आप सीखेंगे और एक कोऑपरेटिव वे में हम जब आगे चलेंगे तो एक बढ़िया काम हम कर पाएंगे। थैंक यू सभी का, आप सभी को धन्यवाद। आप सभी के लिए अल्पाहार की व्यवस्था यही की गई है। शरद भाई, ऐसा नहीं कहने वाला होगा कि
आज अजय मेरू प्रेस क्लब की तरफ से मीट द प्रेस कार्यक्रम में मुझे इनवाइट किया गया था और इसमें प्रेस और पुलिस के बीच में जो संवाद की कड़ी थी उसके क्रम में मैं आया था और आप सभी साथियों से मुलाकात हुई है और आप लोगों के जो इश्यूज़ जो आप लोगों ने जो जनता को अफेक्ट करते हैं वो मेरे सामने रखे हैं और उस पर बातचीत हुई है और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट इनसे निकल के आया है। सर, अजमेर में दरगाह और पुष्कर एक धार्मिक नगरी है और अभी जो समय चल रहा है उसको लेकर क्या बैकअप है और पुलिस किस तरह से मैसेज देना चाहती है? देखिए, सभी लोग शांति प्रिय हैं अजमेर के और उन लोगों के सहयोग के साथ ही हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो यदि कोई ऐसी चीज़ उनकी नज़र में आती है जिसके कारण उन्हें लगता है कि माहौल ख़राब हो सकता है तो तुरंत पुलिस की नज़र में उसको डालें, पुलिस उस पर एक्शन लेगी और आप लोगों के सहयोग से ही हम शांति व्यवस्था बना पाएंगे और इसमें आप हमारा पूरा सहयोग कीजिए। पुलिस कॉम्पिटेंट है ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए जो एंटी सोशल हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई करवाने में हमारी मदद कीजिए।